क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपना पूरा एफर्ट दे रखा है, सारा रटा रटाया ज्ञान तुमने इस्तेमाल कर लिया है, सारे पैतरे आजमा लिए हैं, फिर भी तुम्हारा स्कोर एक लेवल पे आके अटक सा गया है, जैसे 500 से 550 के बीच में। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी किताबें टटोल लो, ये बढ़ ही नहीं रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस दलदल से मुझे निकालने वाला कोई नहीं था। बस मैंने सोचा कि अगर इसका कुछ नहीं करता हूं तो ये साल मेरा बर्बाद हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन फिगर आउट कर लिया तो मेरे साथ साथ आगे चल के कुछ हजारों या फिर लाखों एस्पिरेंट्स का भला हो जाएगा। तो मैं लग गया इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि आखिर वजह क्या है, और लिटरली मैंने अपने स्किल्स को कार्व किया, और एंड के एक महीने पे जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के गियर शिफ्ट किए हैं और गाड़ी दौड़ाई है, वो आज तक रुकी नहीं। हे एवरीवन, दिस इज जायद मुमताज, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईजीएमएस पटना, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने आप को आप इस दलदल से कैसे बाहर निकालें और अपने आप को नीट के करीब ले जाएं, मतलब अपने सिलेक्शन के करीब लेकर जाएं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जो कि नॉन एकेडमिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो अपने लाइफ से, यानी इस एक मंथ का जो आपका पीरियड है, इससे अपने लाइफ से एक वर्ड को रिमूव कर दीजिए। वो वर्ड है नो। कोई भी आपको आके बोले कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसे बोलो कि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, उसे ये बोलिए मुंह पे, ठीक है। अपने लाइफ से प्लीज 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 इस एक महीने के लिए ये नो वर्ड को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार पीछे खींचेगा। आप जहाँ उड़ने की कोशिश करोगे ये आपको पुल डाउन करेगा। तो ये आप प्लीज़ रिमूव कर दो, अपने डिक्शनरी से ये वर्ड हटा दो कि नहीं होगा, ऐसा सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप फाइट दे रहे हो, आप ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, और उसके बाद आप सोच रहे हो नहीं होगा। क्यों नहीं सोचना है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कोई आपको कितना भी नीचा दिखाए, कोई आपको कितना भी कुछ भी बोले, आप उसको बोलो ठीक है, आप मुझे ज़मीन तक गिरा सकते हो, मुझे नेस्ते नाबूद कर सकते हो, लेकिन आप मुझसे एक चीज़ नहीं छीन सकते हो, जो है हार्ड वर्क। मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा या करूँगी, और इस एक महीने में इतना अपने आप को पूरा जला दूंगा इस प्रिपरेशन में, लेकिन आप मुझसे एक चीज़ नहीं छीन सकते हो, वो है मेरा हार्ड वर्क। मैं 15-15, 16-16 घंटा काम करूँगा, लेकिन सिलेक्शन लेकर दिखाऊँगा, ठीक है। आपको ये अंदर जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो उसके लिए 25 लाख लोग और भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा नया करना होगा कि आप उन लोग से डिस्टिंक्ट हो, मतलब आप उन लोग से अलग हो, तभी तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, तभी तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा, और ये टाइम है दिखाने का, ठीक है। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो पहले कुछ महीने पढ़े नहीं होते हैं, लास्ट के 3 महीने में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आप लोग भी अगर उनमें से एक हो, और वो डिसाइडिंग फैक्टर ये लास्ट का 1 महीना, क्योंकि अभी तक आप सिलेबस कंप्लीशन के टाइम तक आ चुके होंगे। ज़्यादातर लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे, या थोड़े दिन बाकी है, उसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट इस पड़ाव पे आके आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करो। ये 2 पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना। ये नॉन एकेडमिक पॉइंट है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे आके आपके अंदर आएगा सेल्फ डाउट, और सेल्फ डाउट को क्लियर करने वाला कोई नहीं मिलता है अभी, ठीक है। तो आपको अपनी पीठ खुद थपथपानी है, और अपने आप को खुद बोलना है कि तुम कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, ऐसे अपने आप को मोटिवेट करो। और जब तक तुम नहीं मानोगे अपने अंदर कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, कोई और कैसे मान लेगा। और अगर तुम मानो ही नहीं तो सिलेक्शन होगा कैसे। तो मानो इस बात को कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होगी अब, क्योंकि हम प्रिपरेशन के अपने ऐसे स्टेप पे आ गए हैं, ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें अब नॉर्मल प्रिपरेशन से हट के थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो क्या क्या है, अब वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले गलती जो अभी भी बहुत लोग कर रहे होंगे कि वो अभी भी अपने पूरे फुल नोट्स फॉलो कर रहे होंगे। अपने टीचर का बताया हुआ कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये किताब भी कर लो, वो मॉड्यूल भी कर लो, सब कुछ कर लो, वो भी फॉलो कर रहे होंगे। और उनका एक एक चैप्टर लगभग 500-600 पेज के अराउंड सम अप हो रहा होगा। तो ये चीज़ प्लीज़ मत करो। अब टाइम आ गया, अपने नोट्स को कंसाइज कर लो। एक कंसाइज किताब उठाओ, या फिर एक कंसाइज नोट्स उठाओ अपने, जो बनाए तुमने, या नहीं बनाए तो बना लो, अभी भी टाइम है। क्योंकि नीट से पहले आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा, और वो रिवाइज आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कुछ कंसाइज होगा। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी और दूसरे में नहीं की, इसलिए सिलेक्शन हो पाया।
तो आपको भी ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि आप अपने कंटेंट को कंसाइज करो। टीचर्स बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उनका काम है बोलना, वो चाहते हैं कि आपको सब आए, लेकिन ये एग्ज़ाम सब आने के बारे में नहीं है, ये कंसाइज चीज़ पढ़ने के बारे में है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बारे में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कंटेंट को कंसाइज करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कंसाइज करने का। जो फालतू का है, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको कट डाउन करो, वो आपको भारी कर रहा है, आपको उड़ने से रोक रहा है। समझ रहे हो, आपके मार्क्स आ सकते हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेरिफेरल चीज़ों के चक्कर में जो मेन कंटेंट है, जो आपका एनसीईआरटी है, आप उसी को स्किप कर दे रहे हो, आप उसी की लाइंस को नहीं पढ़ पा रहे हो, उसी की लाइंस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके जो टेस्ट पेपर हैं अभी भी बन रहे हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही बन रहे हैं। तो आप वो क्यों नहीं उसमें मार्क्स आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं है। और वो कैसे क्लियर होगी, जब आप फालतू की चीज़ें पढ़ना बंद करोगे और एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो जो आपका एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करो, और जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपका मेन सिलेबस है, उसे आप पढ़ना स्टार्ट करो, उसे रिवाइज करो बार बार। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग एक परफेक्शन के पीछे भागते हैं। मतलब कि अगर आपको मैं बोलूं कि मॉक टेस्ट आपको लगाना है और ये सिलेबस है उसका, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे अभी ये चैप्टर नहीं हुआ है, तो मैं सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है मेरा, तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपका सिलेबस चाहे जितना कंप्लीट हो, टेस्ट लगाओ, क्योंकि अब टाइम आ गया टेस्ट लगाने का। ठीक है, अभी भी उस चीज़ से भागोगे, उस कंपटीशन को फेस नहीं करोगे, तो नीट में करना पड़ेगा, और नीट में करोगे, वहां खराब रिजल्ट आया तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये नहीं करना है। पहले ही अपनी गलतियों से सीखो, अभी टाइम है, अभी 1 महीना है, अभी मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार लगाओ, उसको एनालाइज करो। और यहाँ एनालाइज करने से मतलब मेरा ये है कि बस 3 घंटे टेस्ट में बैठ गए उससे काम नहीं चलेगा। सब लोग ये काम कर रहे हैं, आपको कुछ हट के करना है, आपको मेहनत लगानी होगी यहाँ पे। अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो आप उसको 3 घंटे का एनालिसिस का टाइम भी दो। आप वापस से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एक जगह लिखो, मेहनत लगेगी तब वो याद होगा दिमाग में, तब वो गलती आपको याद रहेगी कि अच्छा ये मैंने गलती की थी, मैंने लिखा है इसे, मैंने इसको दोबारा से सॉल्व किया है, कहाँ गलती हुई, क्या अप्रोच में गलती हुई, क्या ट्रिक था वहाँ पे, क्या फॉर्मूला था, क्या एनसीईआरटी की लाइन थी, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ कैसे आएगा? आप वापस से एनालाइज नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा? तो इसे प्लीज़ एनालाइज करिए, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए और परफेक्शन की तरफ भागना रोकिए, और अपने सिलेबस जितना भी कंप्लीट हुआ है उसका मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि भारी चैप्टर जो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं वो हो सकता है कंप्लीट ना हो, लेकिन उनके चक्कर में आप बाकी के 5 चैप्टर 6 चैप्टर छोड़ दोगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है, अगर वो फिजिक्स से भी आए तब भी 4 नंबर का होगा, और बायो से आए तब भी 4 नंबर का ही होगा। तो अब वो जो सही हो रहा है आपको, वो आपको करना है। थर्ड पॉइंट है कि अभी भी कुछ लोगों को डर लग रहा है, मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है। नीट को अब 1 महीना रह गया, लेकिन कुछ लोगों को मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है कि क्या भैया अगर मेरे स्कोर कम आए तो मैं तो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाऊंगी, डिमोटिवेट हो जाऊंगा। क्यों भाई? मेरा खुद का मैं बता रहा हूँ कि मेरे लास्ट तक जो मैंने फुल सिलेबस का टेस्ट दिया, फाइनल टेस्ट सीरीज दी, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। ठीक है, मैंने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे रखे हैं लगभग। ठीक है, मुझे पता है कि सब में क्या कंटेंट है। उसमें से मैंने स्ट्रीमलाइन किया था एलन को, आकाश को। एलन को मैंने थ्रू आउट द ईयर लगाया था, लेकिन जो आकाश का पेपर था वो लास्ट में मैंने उस पर स्विच कर लिया था। उनके पेपर ठीक आते थे, ठीक है, नीट के लेवल के हिसाब के आते थे, तो उस पर शिफ्ट किया। और वो इतना बेसिक पेपर पूछते थे, एनसीईआरटी बेस पूछते थे, लेकिन उसमें भी मेरे स्कोर पहले तो 500 के अंदर रहे। ठीक है, 500 550 पे रहे, तो फिर भी मैं देता रहा। उसके बाद जाके स्कोर पहुंचा मेरा मैक्स टू मैक्स 642 से 640 के आसपास ही पहुंचा था। मेरे को लगा था कि इसमें क्या ही कॉलेज मिल जाएगा, जब मेरा एक मॉक टेस्ट में बस 640 आया है, वो भी फुल सिलेबस का, और बाकी सब में तो छोड़े दो, 612 618 पे एवरेज चल रहा था। लेकिन जब नीट 2023 में मैं बैठा और वहाँ पे मेरे कितने मार्क्स बने, 651, 651। तो आप इस चीज़ के डर में मत रहो कि आपका जो मॉक टेस्ट आ रहा है वही आपका रिजल्ट नीट में भी दिखेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जनरली 30 से 40 नंबर बढ़ के आते हैं नीट में। तो आप ये चीज़ के डर से आप मॉक टेस्ट देना मत छोड़ो, प्लीज़ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और कि आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे अभी, ठीक है, जो मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट करोगे, तो आपका नंबर एक दिन में 500 से 600 नहीं भाग जाएगा। आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। 10 दिन लगाओगे तो 500 से 510, 510 से फिर 530, 530 से 550, ऐसे एक एक टेस्ट में बढ़ते जाएगा मार्क्स। ठीक है, लेकिन आप एक ही टेस्ट में देखोगे कि मेरे 500 से 600 क्यों नहीं हो रहे हैं,
तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होता है। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात इस चीज़ को क्लियर रखो अपने दिमाग में कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगा। मुझे 500 अभी आ रहे हैं, 510 आएंगे, फिर अगला दूंगा 520 आएंगे, हो सकता है फिर गिर के 450 चले जाए, फिर अगले टेस्ट में 550 आ जाए। ठीक है, तो ये भी होता है और ये सब नॉर्मल है, आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। जब तक आप नहीं गुजरोगे तब तक आप उसके काबिल नहीं बनोगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाओ और मॉक टेस्ट दो। लास्ट पॉइंट जो है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैजिक। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है और बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आई है कि आप इसका एनालिसिस करके आप मुझे, मतलब हम लोग को आप प्लीज़ एक वीडियो में बता दो कि क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया रखा है और उसमें कैसा नया क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो वो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ठीक है, बायो के ही अगर मैं देख लूँ तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। जैसे ही बन जाएगा, वीडियो आउट करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा मैं आपके, सब मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जितने हो सकते हैं उतना ज़्यादा मैं सबको रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी और आप इस चैनल पे नए हो या फिर पहली वीडियो आपकी है ये, ठीक है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट करो, कहीं आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे आ जाएगी वो। ठीक है, ज़रूर चेकआउट करो, उसमें मैंने बताया है कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स ही रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैजिक है, इसे क्यों छोड़ रहे हो? मतलब आपको पता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको क्यों छोड़ रहे हो? आप मत छोड़ो इसे। ठीक है, आप इस टाइम पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, वो एनसीईआरटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो आपको इनडायरेक्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप वो वीडियो देखो, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे अपने आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है, अपने स्किल्स को कार्व करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखना। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 5 ईयर्स के, आप टाइम कम है तो 5 साल के तो बना के जाओ। ठीक है, और आप खुद मुझे थैंक्स करोगे बाद में कि हाँ भैया आपने सही बताया था, पेपर उसी से आ रहा है। ठीक है, पेपर उसी से आ रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं इस बार तो बहुत टफ हो जाएगा, पिछली बार स्कैम हो गया था। कुछ नहीं होना है। ठीक है, टफ होगा तो भी उसी टॉपिक से आएगा, टफ क्वेश्चन बन के आएगा, आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उससे तुम इसके पीछे क्यों पढ़े हो? ये तो तुम उसको बार बार रिवाइज करने के लिए ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हो। तुम्हारा बाकी पूरा चैप्टर तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को तुम बार बार देखो, कि बार बार तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, इसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी टॉपिक छोड़ना नहीं है। उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि बाकी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है इनको बार बार करना है और इनको अपनी नज़र में रखना, मतलब हाईलाइटेड टॉपिक्स है, इनको अच्छे से करना है। अभी भी जो मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें बताऊँगा एनालिसिस करके, तो उसमें भी यही मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनको बार बार करो, लेकिन अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके जाओ। जब तक तुम्हें बेसिक ग्रिप नहीं होगा, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे? तुम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कैसे इनको लगाना है। समझ रहे हो बात को? तो जिनका हो चुका है सिलेबस, वो ये काम करें तो उनको शोभा देती है। ठीक है, और जिनका सिलेबस नहीं हुआ वो सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करके नीट क्रैक हो जाएगा, तो मिसलीड मत हो, प्लीज़ मत हो। ठीक है, ये था आखिरी पॉइंट। लास्टली बहुत लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब कैसे होगा, अब टाइम नहीं बच रहा है, मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया है, कुछ मोटिवेट कर दो। देखो, तुम्हारा कोई भी रीज़न हो नीट क्रैक करने का, मेडिकल कॉलेज में जाने का, चाहे वो पैसा हो, चाहे फेम तुम्हें पाना हो, या तुम्हें किसी की वैलिडेशन चाहिए हो, या किसी को रॉन्ग प्रूव करना हो, कोई भी रीज़न हो सकता है तुम्हारा। मैं बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स की खुशी को सबसे ऊपर रखो। ठीक है, वो बेस्ट मोटिवेशन होगा तुम्हारे लिए। और मैं आज तक जितने भी एस्पिरेंट से मिला हूँ जिन्होंने क्रैक किया है नीट, उनका एक ही रीज़न था कि हाँ, मेरे पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल आई ना मेरा सिलेक्शन देख के, वो मतलब मैं किसी पैसे से नहीं खरीद सका, मैं किसी चीज़ से नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ उससे जो पेरेंट्स की फेस पे स्माइल आई वो लाजवाब थी। और वो उसी के लिए मैं अपना हार्डवर्क इतना किया था। और देखना, तुम जिस दिन ये सारे अभी 15-16 घंटा लगा रहे हो ना अपने प्रिपरेशन में, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम अपने पेरेंट्स के फेस पे स्माइल देखोगे, तो वो सब तुम्हें लगेगा कि यार इट वाज वर्थ इट। तो देखो, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस काम को ऐसे करो कि इस काम को भी नाज हो कि तुमने इसे किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करो। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर करना चाहते हो, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो। और तुम्हें एक व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल बैक आएगा हमारी टीम से, जो तुमसे पूरा वो डिटेल्स लेंगी तुम्हारी कि क्या तुम्हारे आगे का स्कोप है। ठीक है, दिस इज़
पर्सनलाइज ट्यूशन, दिस इज नॉट ऑनलाइन बैच। सोच के ही इसका रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। दिस इज अ पर्सनल 1-to-1 ट्यूशन। सो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो, ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, जो भी केस हो, आप वो लिंक को फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपसे बात करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अब एनालिसिस वीडियो आना स्टार्ट होंगी और आपका काम है कि उसे अच्छे से देखना और सीखना कि कैसे किन टॉपिक्स को करना है और बार बार करना है कि हमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा हो, रियल बेनिफिट हो। बहुत से लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के लगा लूँ, 32 साल के लगा लूँ। क्यों लगाना है भाई? वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, वो टॉपिक्स रिपीट होंगे। टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो बना के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन बार बार बना के कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ मिलते हैं।